इस समय दुनिया भर की मीडिया भारत को कवरेज कर रही है। वजह है भारत में हो रहा 18वां G20 समिट। दुनिया के 40 से ज्यादा देश और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स भारत आ रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें भारत पर हैं कि कैसे हम G20 का एजेंडा सेट करते हैं, कौन से मुद्दों पर बातचीत होगी और आखिर में एक साझा बयान पर आम सहमति बनानी होगी। G20 जिसमें दुनिया के 19 ताकतवर देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 ग्रुप के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 60% आबादी है और इसमें जो भी फैसला लिया जाता है वो दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। G20 का एजेंडा वही देश बनाता है जो इसका अध्यक्ष रहता है। भारत को इसकी अध्यक्षता 1 साल पहले मिली थी, लेकिन इस समय की परिस्थितियां अलग चल रही हैं। कोरोना से उभरते ही दुनिया रूस और यूक्रेन के संकट में फंसी पड़ी है और भारत नहीं चाहता कि G20 अपने मेन विकास के मुद्दों से भटककर रूस और यूक्रेन के मुद्दे में फंस जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ लीडर्स ने इस समिट में यूक्रेन का मुद्दा उठाने की बातें कही है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी कहा है कि भाई यहाँ यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाए। ऐसे में भारत के लिए भी G20 समिट को सही मुद्दों पर बनाए रखना चैलेंजिंग भरा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब दुनिया भर के टॉप लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं तो वो करने क्या वाले हैं? क्या इस समिट में कोई बड़े बड़े एग्रीमेंट पर साइन होने वाले हैं और इसकी तैयारियों पर भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं? इससे फायदा क्या होने वाला है? तो चलिए आपके इन सारे सवालों के जवाब एकदम आसान तरीके से जानते हैं। तो पहला सवाल कि G20 काम कैसे करता है। देखो, जिस भी देश को G20 की प्रेसिडेंसी मिलती है वह पूरे साल भर G20 की मीटिंग्स आयोजित करवाता है और उस पर ही जिम्मेदारी होती है कि वो क्या एजेंडा और क्या मुद्दे डिस्कस करेगा। अब पूरे साल भर की मीटिंग से 2 ट्रैक्स पर काम करती है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें सभी देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर आपस में मिलकर के काम करते हैं, और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। इसमें हर एक देश का एक शेरपा लीडर होता है। अब वैसे तो शेरपा उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान कराने का काम करते हैं। अब बिल्कुल वैसे ही G20 के शेरपा भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं और ये आपस में मीटिंग करके दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में पूरे 1 साल के बाद एक एनुअली मीटिंग होती है जिसमें G20 देशों के मुख्य राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, जो अब भारत में होने जा रही है। इसमें सभी मुद्दों पर एक आम सहमति बनाई जाती है और आखिर में सभी मेंबर्स की सहमति से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसके बाद G20 के अध्यक्ष वाले देश को इसकी अध्यक्षता दूसरे देश को भी सौंपनी होती है। अब अगला सवाल कि भारत इस समिट में कौन से मुद्दे उठाने वाला है और 2023 के G20 समिट का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो इसको समझने के लिए आप भारत के G20 की थीम देख लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार की तरह है, और टैगलाइन है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी भारत उन मुद्दों पर डिस्कस करेगा जो पूरी दुनिया का भला करें। और देखो, भारत ने रूस और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर भी क्लियर कह दिया है कि दुनिया में केवल यही एक समस्या नहीं है, दुनिया के बाकी हिस्सों जैसे कि सीरिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका में भी समस्या है और दुनिया का ध्यान वहां पर भी जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज केवल अपनी समस्याओं का ही बखान करते रहते हैं, दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की प्रॉब्लम्स पर कभी कोई बात ही नहीं करता। लेकिन इस बार भारत ने G20 का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को G20 के एजेंडे में सेट किया है। अब मैं यहाँ पर आपको यह बता दूं कि ये ग्लोबल साउथ क्या होता है। तो जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, इन 2 वर्ड्स का यूज किया जाता है। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो देश अपनी विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं, अभी विकासशील हैं, गरीब हैं, वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। और ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है कि जो देश पारंपरिक रूप से शक्तिशाली है, विकसित हो चुके हैं, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। अब मैप पर इनको विभाजित करने की कोई लाइन तो नहीं है। जो विकसित देश हैं, चाहे वो धरती के किसी भी हिस्से में हो, ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद सबसे पहले जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, जहां पर भारत ने उन देशों की बातें सुनने के बाद, उनकी प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को समझने के बाद G20 के लिए एजेंडा तय किया था। वहीं G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने G20 में एक नई पहल की है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को जगह मिल सके। क्योंकि भारत का मानना है कि विश्व की व्यवस्था में अफ्रीका को वो जगह कभी नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। और वैसे भी भारत और
अफ्रीका के बीच काफी बढ़िया रिलेशन है और भारत वैश्विक मामलों में अफ्रीका का सपोर्ट करता रहा है। वहीं इनके अलावा इस बार के G20 समिट में 5 और जरूरी मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस होने वाला है। पहला है वर्ल्ड बैंक और IMF में सुधार। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी इस मुद्दे पर कहा है कि आज के समय में कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी विश्वसनीयता को खो रही हैं और G20 में भी भारत इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशंस करीब 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे और तब से लेकर अब तक वर्ल्ड ऑर्डर में काफी बदलाव हो चुके हैं। इसलिए इन संस्थानों को आज के जियोपॉलिटिकल माहौल के हिसाब से मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन। देखो, आज के समय में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सभी देश एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं और इस वजह से एक सहमति बनने के बजाय सभी के बीच आपस में टकराव बढ़ रहा है। सबका फोकस इस बात पर है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बात यह होनी चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। और इस बार G20 में भारत का फोकस इस बात पर ही रहा है कि क्या किया जा सकता है और भारत न केवल बातें कर रहा है बल्कि इसको लेकर सॉल्यूशन भी दे रहा है, जैसे कि वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार तो अमीर देश हैं, लेकिन इसका खामियाजा गरीब ग्लोबल साउथ के देश भुगत रहे हैं। अब क्योंकि गरीब देशों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश कर पाए, इसके लिए अमीर देशों को जिम्मेदारी उठानी होगी। तीसरा मुद्दा है कर्ज में डूबते छोटे और कमजोर देश। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना ने दूसरे देशों की मजबूरी का फायदा उठाया है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया है। लेकिन अब आज के समय में काफी देशों ने वित्तीय अनुशासन को महत्व देना शुरू कर दिया है। जिन देशों ने दूसरे देशों को डेबिट क्राइसिस के कारण कठिन समय का सामना करते देखा है, वो अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब इसके उदाहरण तो आप पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को देख भी सकते हैं। भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में डेबिट क्राइसिस से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दे रहा है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। वहीं भारत विकासशील देशों का कर्ज माफ करने की बातें भी कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट चाइना है। फोर्थ मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी का। फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया में कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। अब इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाने की बातें चल रही है। भारत ने G20 की फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग के दौरान भी इस टॉपिक को मजबूती से रखा था, लेकिन समस्या यही है कि इस पर अमेरिका का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। फिफ्थ मुद्दा है फूड सिक्योरिटी का। आज के समय में इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद पैदा हुई आर्थिक परेशानियों से महंगाई काफी बढ़ चुकी है। वहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया के सामने फूड क्राइसिस बढ़ चुका है। भारत ने G20 की फाइनेंशियल मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। खैर, ये तो हुए 5 जरूरी मुद्दे, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई जरूरी मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी। इन सभी मुद्दों को G20 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि इन फैसलों को कैसे और कहां पर लागू किया जाता है। तो अब देखो, वैसे तो इस समिट में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, लेकिन चूंकि यह आर्थिक रूप से एक पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, तो आखिर में जो भी फैसले किए जाते हैं या जो भी सहमति बनती है वो इंटरनेशनल ट्रेड को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। अब हमारा आखिरी सवाल है कि भारत ने इस समिट में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो क्या उससे कुछ फायदा होने वाला है? जब से हमें G20 की अध्यक्षता मिली है तब से गवर्नमेंट ने पूरे देश में इसे चर्चा का विषय बनाया है। पहले के समय में जब भी कोई विदेशी मेहमान देश में आते थे तो उन्हें केवल दिल्ली और कुछ 2-4 शहरों के अंदर ही सीमित रखा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार दिल्ली के बजाय देश भर में कई जगहों पर G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जब तक भारत की G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल समाप्त होगा तब तक सभी 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के 60 शहरों में 220 से अधिक मीटिंग्स हो चुकी होंगी। आपको पता हो तो पिछला समिट इंडोनेशिया में था, वहां 25 वेन्यू पर ही मीटिंग हुई थी और इतने वेन्यू पर अब तक किसी G20 समिट की मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन भारत ने महज कुछ समय में ही इंडोनेशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 25 नहीं बल्कि 60 वेन्यू पर मीटिंग्स की हैं। दोस्तों, G20 समिट में सबसे ज्यादा बातें भारत मंडपम की भी हो रही हैं। यहीं पर दुनिया के टॉप लीडर्स आने वाले हैं और G20 की मीटिंग में शामिल होंगे। ये 2700 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें 13,000 लोग बैठ सकते हैं, जो सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ज्यादा बड़ा है। इसमें हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, गाँव में बनने वाली रंगोली, भारत के कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज इसमें है। एक तरह से यूं समझ लीजिए कि इसमें कुछ मिनी भारत की झलक देखने को मिलेगी। इसका डिजाइन इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार रखा गया है। दोस्तों, G20 हमारे इस सॉफ्ट पावर को दुनिया को दिखाने का मौका है।
जब दुनिया के डेलीगेट्स, वर्ल्ड टॉप लीडर्स और दुनिया भर की मीडिया हमारे यहाँ पर आएगी, भारत के हर शहर में जाएंगे, तो उन्हें भारत के कल्चर को समझने और जानने का मौका मिलेगा। ये डेलीगेट्स अपने साथ दिल्ली, बंबई, चेन्नई नहीं बल्कि पूरे भारत की छवि लेकर जाएंगे। पिछले साल भर में G20 देशों के कई इन्वेस्टर्स भारत आए हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसमें और भी बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। वहीं G20 कंट्रीज के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी और मजबूत हो रहे हैं। अगर आज के समय में भारत की इकोनॉमी की बात करें तो हम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। यहाँ तक कि चाइना की ग्रोथ भी हमसे कम है और यही कारण है कि कई देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। तो G20 की अध्यक्षता करने से भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, G20 के समिट से भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में कितनी मजबूत होगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। वहीं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके।